हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो में, और आज हम लोग वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन को करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 29वां करने वाले हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 29वां का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1954 ईस्वी में। 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय एक ऐसा राज्य है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन शिवकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिए, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तथा बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि बोमडिला कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब याद रखिएगा। तो बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन के अनुसार इसमें कौन मतलब हिमाचल प्रदेश में दर्रा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निगरिट प्रजाति का है? ठीक है, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निगरिटो प्रजाति का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेमांग। सेमांग प्रजाति जो है निगरिटो प्रजाति से ताल्लुकात रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीयकृत उत्पादन, यह भी सही है। केंद्रीकृत उत्पादन, यह भी सही है। सॉरी, केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन, यह भी सही है। और आत्मनिर्भरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? ठीक है, अगर पूछ दे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 ईस्वी में। 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारतीय औद्योगिक पूर्ण निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, भारतीय औद्योगिक पूर्ण निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में औद्योगिक पूर्ण निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बर्जीलियस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने वर्गों को 2 वर्ग में वर्गीकृत किया था, एक धातु और दूसरा अधातु। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कांच का हरे रंग निम्न में से किसके कारण होता है? कांच का हरे रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सोडियम क्रोमेट के कारण कांच का हरा रंग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिप्सम से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो कार्बन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, सुपरसोनिक जेट की चाल क्या होती है? ठीक है, क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। सुपरसोनिक जेट की चाल क्या होती है या फिर किससे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ध्वनि के वेग से अधिक होती है।
सुपरसोनिक जो जेट होती है उसकी वेग जो होती है ध्वनि के वेग से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में है विद्युत इकाई निम्न में से किसकी मात्रक है। विद्युत इकाई निम्न में से किसकी मात्रक है, तो एम्पेयर की। एम्पेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका एक आता है F-32 ऐसे करके C/9, इसे उसमें उस पे बैठाइएगा तो उस सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए एक फॉर्मूला आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 212 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में है समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4 मीटर। 4 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है वर्षा के बूंद, वर्षा की जो बूंद होती है गोलाकार किसके कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में है नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुख करके बैठा एक यात्री एक गेंद को ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस उसी के पास आ जाएगी, यानी कि यात्री के गोद में ही आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यात्री के हाथ में। ऑप्शन ए यात्री के हाथ में ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में है परावर्तिक क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है। परावर्तिक क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीढ़ रज्जु। रीढ़ रज्जु जो है परावर्तिक क्रियाओं का संचालन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीढ़ रज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में है एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1400 ग्राम। 1400 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईस्ट। ईस्ट जो है एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में है पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों पर अवशोषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलियम के दीवारों पर, यानी कि छोटी आंत के एक भाग होता है इलियम, वही उसी के दीवार पे जाकर के पचा हुआ भोजन अवशोषित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में है डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34 एंगस्ट्रम। 34 एंगस्ट्रम जो है हेलिक्स की लंबाई होती है डीएनए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, अगर पूछ दे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर पूछ दे कि अंगीकार कब किया गया था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। अगर बोल रहे हैं कि लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को, और अंगीकार कब हुआ था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। इसका इस क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में है यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, ठीक है, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश के बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। क्वेश्चन के अनुसार बोला गया कि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तथा उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही तब तक उस पद पर कार्यभार संभालेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष यानी कि सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में है भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह
किसके तहत हुआ था? ठीक है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 के तहत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महान्यायवादी को भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसे एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को मुख्य रूप से नहीं जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, प्रथम आपात की स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जाती है? ठीक है, प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 6 माह के लिए। 6 माह के लिए ही किया जाता है आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। और अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। अगर पूछ दे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखिएगा। अगर पूछ जाएगा कि मृत्यु कब हुआ तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगर पूछ जाएगा कि इन्होंने घर त्याग किस उम्र की अवस्था में की थी? तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह को त्याग दिया था। और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? तो उरुवेला, फाल्गु नदी के किनारे। ठीक है, तो इसका निरंजना फाल्गु नदी के किनारे हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में? तक 35 वर्ष की अवस्था में इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, जब ये घर से निकले थे उस टाइम उस कारण को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है जब वो घर को त्याग किए थे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, कौटिल्य का अर्थ कितने प्राधिकरणों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 प्राधिकरणों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है, आजाद शत्रु निम्न से किस वंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, क्वेश्चन नंबर 33 में निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उत्खनन से संबंधित नहीं था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B.A. स्मिथ, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ तो उससे संबंधित नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन वही पूछ देगा कि R.D. बनर्जी संबंधित थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, केसी व्हीलर भी संबंधित थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, और M.S. वर्ष भी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B.A. स्मिथ संबंधित नहीं थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा हुआ था। तो पहला कब हुआ था? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ठीक है, बंग भंग के आंदोलन के बाद कौन सी आंदोलन शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन हुई थी। बंग भंग आंदोलन कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन हुई थी। तो ये सब याद रखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में कि अगर पूछ जाएगा कि बंग भंग आंदोलन किस समय हुई थी, उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, और बंग भंग आंदोलन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में हुआ था। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग के लिए जब इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर सेशन अच्छा लगा तो एक ग्रुप में शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। 36 में है,
भारतीय क्रांतिकारी की जननी किन्हें कहा जाता है? ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कहाँ थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था में से निम्न में से कौन सी संस्था थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम होने से पहले इस संस्था का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अभी नाम है वर्तमान में, उसका पहले नाम क्या था? तो इंडियन एसोसिएशन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? ठीक है, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में ही भारत में कागज का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है, शिवाजी के प्रशासनक यानी शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री के नाम से जाना जाता था कौन? ठीक है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से कौन जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिव। सचिव जो होता था शिवाजी के शासन तंत्र में, उसको विदेश मंत्री के रूप में जाना जाता था। तो ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है, रूस एवं फिनलैंड। ठीक है, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेमरहिम रेखा। क्या कहा जाता है? तो मेमरहिम रेखा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। एक तरफ देश का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय पशु या पक्षी का नाम दिया हुआ है। तो जापान का क्या हो जाएगा? जापान का देखिए, जापान का क्या हो जाएगा? 41 में है, तो जापान का हो जाएगा आइविश। जापान का हो जाएगा क्या? तो आइविश हो जाएगा। ठीक है, कनाडा का क्या हो जाएगा? तो गंजा ईगल हो जाएगा। ठीक है, कनाडा का क्या हो जाएगा? गंजा ईगल। और भारत का क्या हो जाएगा? तो बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु है जो बाघ हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा राष्ट्रीय पशु? तो कंगारू हो जाएगा। तो फिर से याद रखिए कि जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आइविश। ठीक है, कनाडा का क्या है? तो गंजा ईगल। और भारत का क्या है? तो बाघ। और ऑस्ट्रेलिया का क्या है? तो कंगारू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 2 3 1। 4 2 3 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि का विचार का समर्थक नहीं था? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे भारत में सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पूछ रहा है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 8 मई को। 8 मई को। अगर पूछ दे कि भारतीय प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन के अनुसार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को? तो 8 मई को। और भारतीय प्रवासी पक्षी दिवस तो 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ठीक है, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2006 ईस्वी में। 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किन्हें माना जाता है? भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामदेव मिश्रा को। रामदेव मिश्रा को
और पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुफसलीय योजना। बहुफसलीय योजना जो है भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में है, निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो लीडर्स के लेखक कौन है, तो रिचर्ड निक्सन, ये भी सही है। तो गलत कौन है वो बताना है। गांधी एवं स्टालिन के लेखक कौन है, तो ली फिशर, ये भी सही है। गांधी एवं स्टालिन के लेखक कौन है, तो ली फिशर, तो ये भी सही है। इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो, ये भी सही है। और वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय है। वार एंड पीस के लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय। हम लोग दरोगा का भी सेट कर रहे थे, उसमें तो बताया थे कि लियो टॉल्स्टॉय के लेखक कौन है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसमें आ भी गया है कि वार एंड पीस जो है लियो टॉल्स्टॉय इनके लेखक हैं। जो वार एंड पीस पुस्तक है उनके लेखक कौन है, तो लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो गलत में यही हो जाएगा। तो ये नहीं होकर के क्या होगा, लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा, एडवर्ड थॉमस नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो गलत है। तो इसमें गलत का ही पहचान करना था। तो वार एंड पीस के लेखक एडवर्ड थॉमस नहीं होकर के कौन होंगे, लियो टॉल्स्टॉय होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है, निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। निशांत बाग, ठीक है, क्या निशांत बाग कहाँ स्थित है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। निशांत बाग कहाँ है, तो जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट 29वां का आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर। तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कशन कराने से पहले आपका एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 29वां का आखिरी क्वेश्चन, जो 5000 फर्स्ट क्वेश्चन एडिटोरिया का है, उसका आखिरी क्वेश्चन है 29वां प्रैक्टिस सेट का। तो 50 नंबर क्वेश्चन करवाते हैं। तो 50 नंबर में है, वायुसेना का दक्षिणी कमांड, ठीक है, वायुसेना का दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर में। ठीक है, ऑप्शन है गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर कहाँ है, तो गुजरात। ठीक है, अगर कोई जगह गुजरात की राजधानी कहाँ है तो गांधीनगर, तो इसीलिए गुजरात में ही वायुसेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।